हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी की बुक आरोह से चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर जी। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस चैप्टर के बारे में और भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। यहाँ लिखा है, यहाँ प्रस्तुत पाठ अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 के ललन सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। यानी कि ये जो चैप्टर लिखी गई है वो चैप्टर हमारे भीमराव अंबेडकर के फेमस स्पीच जो कि इंग्लिश में थी और इसका नाम था, इसका हेडिंग था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि 1936 को दी जाने वाली थी। और इसी भाषण को, इसी स्पीच को ललन सिंह यादव ने इंग्लिश से हिंदी इसका ट्रांसलेट किया और जो कि इंग्लिश में इसका शीर्षक का नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और जब ललन सिंह यादव ने इसका हिंदी में ट्रांसलेट किया, इसका शीर्षक जाति भेद का उच्छेद नाम रखा गया था। और ये 2 प्रकरणों के तौर पर है, यानी कि ये 2 टॉपिक पर है। ये भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। और जो ये स्पीच थी वो लाहौर में एक वार्षिक सम्मेलन था, उसमें एक जाति पाति तोड़क मंडल यानी एक ग्रुप कह सकते हैं, एक कम्युनिटी कह सकते हैं, और उनका क्या उद्देश्य था कि जाति पाति ना हो और जो भी जाति पाति हो उसे तोड़ा जाए। इसलिए वो जो मंडल था उसका नाम क्या था, जाति पाति तोड़क मंडल। और ये हर साल सम्मेलन हुआ करती थी और लाहौर में इसका सम्मेलन था और इसका सम्मेलन वार्षिक सम्मेलन था, यानी कि साल में होने वाला ये सम्मेलन था। और सन 1936 में इसका सम्मेलन होने वाला था। और जो ये भाषण थी वो भाषण किसके लिए तैयार की गई थी, अध्यक्ष के लिए तैयार की गई थी। और अध्यक्ष के तौर पर कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे और उन्हें ही ये भाषण देना था। परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति ना बन सकने के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया और ये पढ़ा ना जा सका। लेकिन ये जो भाषण थी वो एक क्रांति के रूप में थी। क्रांति मीन्स क्या होता है, क्रांति मीन्स चेंज होता है, क्रांति किसी भी चीज़ में बदलाव। तो ये जो क्रांति, और हमेशा क्रांति अच्छे के लिए होती है। तो इसमें जो भाषण दी गई थी, इसमें ये जो भाषण लिखी गई थी वो एक क्रांतिकारी रूप में थी, एक क्रांतिकारी दृष्टि थी। क्यों क्रांतिकारी दृष्टि थी? क्योंकि इसमें जात पात के बारे में लिखा गया था जिसे भीमराव अंबेडकर को भाषण के रूप में देना था। लेकिन ये जो भाषण थी, चूँकि ये क्रांतिकारी दृष्टि रखती थी, इसलिए जो आयोजक थे यानी कि जिनके देखरेख में ये सम्मेलन होना था, पूरी तरह से ऐसे आयोजकों के बीच में सहमति नहीं बनी थी। कुछ ऐसे लोग थे वो जो चाहते थे कि इस तरह का भाषण नहीं देना चाहिए था और इसी वजह से ये जो सम्मेलन था वो स्थगित हो गया, यानी कि ये सम्मेलन रद्द कर दिया गया और ये जो भाषण थी वो पढ़ा ना जा सका। बाद में अंबेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया। और चूँकि भीमराव अंबेडकर को ये भाषण देना था और भीमराव अंबेडकर ने जब ये देखा कि जो सम्मेलन है उसे रद्द कर दिया गया है, तो उन्होंने क्या किया, एक स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में, एक मैगज़ीन के रूप में अपने भाषण को उसमें पब्लिश किया और उसे डिस्ट्रीब्यूट किया, जो पर्याप्त लोकप्रिय हुई। और जब उन्होंने पब्लिश करवा कर डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये काफ़ी लोकप्रिय हुई, सभी ने इसे पसंद किया। उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता व बंधुता ये 3 तत्व आदर्श समाज में अनिवार्यता होनी चाहिए। और अंबेडकर जी के अनुसार, उनके अकॉर्डिंग, हमारे समाज में समानता होनी चाहिए, हर कोई इक्वली तरीके से रहे, हर किसी को स्वतंत्रता हो, हर किसी को आज़ादी हो और वो बंधुता हो, यानी कि आपस में भाईचारा हो। ये 3 तत्व अगर किसी समाज में होते हैं तो वो आदर्श समाज कहलाता है। और एक आदर्श समाज के लिए समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए और बंधुता होनी चाहिए, जिससे लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुँचे।
जिससे जो लोकतंत्र होता है उसकी जो ज़िंदगी होती है, सभी लोग लोकतांत्रिक देश में जो रहते हैं उनके बीच में एक रीति और समाज के मिले जुले अनुभवों का आदान प्रदान करने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसके अर्थ तक भी पहुँचे। यानी कि जो लोग हैं वो लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो उन सब के बीच में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता होनी चाहिए और सभी लोगों के मिले जुले अनुभवों का आदान प्रदान की जो प्रोसेस है उसके मतलब तक भी पहुँचे। आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, सभी लोगों में होनी चाहिए। यहाँ प्रस्तुत पाठ उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण है और ये जो पाठ है ऊपर में जो हमने पढ़ा था कि अंबेडकर जी ने अपने एक स्वतंत्र पुस्तिका उन्होंने प्रकाशित किया था, उन्हें पब्लिश किया था और डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसी बुक को ये पाठ फॉलो करती है। आज के जाति मजहब आधारित विषाक्त सामाजिक राजनीतिक माहौल में इनकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है और आज के ज़माने में चूँकि जाति प्रथा है, जाति मजहब है और ये एक विष के रूप में हमारे समाज में है और राजनीतिक माहौल में भी इसे यूज़ किया जाता है। जाति है, धर्म है, आज के समाज में और राजनीतिक माहौल में इसकी प्रासंगिकता बढ़ गई है, इसकी वैल्यू बढ़ गई है। जो नेता हैं वो भी जाति धर्म की बात करते हैं और समाज में भी जाति धर्म की बात होती है। यहाँ लिखा है, ये विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। भीमराव अंबेडकर जी ये कहते हैं कि ये विडंबना की ही बात है, यानी कि ये एक ऐसा विषय है जिसमें बदनामी हो, जिसमें उपहास हो कि इस युग में भी, यानी कि इस ज़माने में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यानी कि जाति प्रथा को मानने वालों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। पोषक किसे कहते हैं? वो जो किसी चीज़ को मानता हो, जो किसी चीज़ को अपनाता हो। भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि इसके पोषक यानी जातिवाद के जो पोषक हैं वो कई आधारों पर, कई बुनियादों पर इसका समर्थन करते हैं, इसे मानते हैं। समर्थन का एक आधार ये कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। अब समर्थन जो लोग करते हैं वो ये सोचते हैं वो कि उनसे अगर पूछा जाता है कि आप क्यों समर्थन करते हैं, तो समर्थन वो क्यों करते हैं इसका एक आधार ये बताते हैं कि जो आधुनिक सभ्य समाज है, यानी कि जो आज मॉडर्न सभ्य समाज है, वो जो कोई भी काम करते हैं उनके काम में कुशलता लाने के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना गया है। यानी वो जो कुछ भी काम करते हैं, कोई भी जो कुछ भी काम करते हैं उनके काम में कुशलता हो, इसीलिए श्रम विभाजन को ज़रूरी माना गया है। और चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। भीमराव अंबेडकर जी ये कहते हैं कि ऐसे लोग जो जातिवाद को मानते हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि आप जातिवाद को क्यों मानते हैं, तो वो क्या बोलते हैं? वो ये कहते हैं कि कार्य कुशलता, यानी कि ऐसे लोग जो कोई काम करते हैं उनके कामों में कुशलता लाने के लिए जो श्रम विभाजन है, जो मेहनत है, उसका विभाजन किया जाता है और ये ज़रूरी है। और चूँकि जो जाति प्रथा है वो भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। अब किस तरह से जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सफाई का काम करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो सब्जी बेचने का काम करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो जूते बनाने का काम करते हैं, कुछ लोग किसी और तरह के काम करते हैं। और चूँकि हर कोई अलग अलग काम करता है, उनका जो श्रम है, उनकी जो मेहनत है, उनको विभाजित किया गया है और इसीलिए उनके मेहनत को विभाजन किया गया है और इसी से जाति प्रथा जुड़ी हुई है, क्योंकि हर एक श्रम के साथ एक जाति को ऐड किया गया है। और वो ये कहते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है। ये कौन कहते हैं? ये ऐसे लोग कहते हैं जो कि जातिवाद को बुरा नहीं मानते हैं। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है।
भीमराव अंबेडकर जी ये कहते हैं कि ऐसे लोग जो जातिवाद का समर्थन करते हैं और उसका तर्क देते हैं कि वो क्यों समर्थन करते हैं, ये जो तर्क है इस संबंध में पहली बात तो यही है कि ये आपत्तिजनक है। यानी ऐसे तर्क में आपत्ति है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। और वो आपत्ति क्या है कि जो जाति प्रथा है, हर काम में हर किसी की जाति लगा दी जाती है। ये जो जाति प्रथा है वो श्रम विभाजन के साथ साथ, यानी जो मेहनत का विभाजन किया गया है कि तुम कुछ और काम करो, ये कुछ और काम करेगा, ये कोई और काम करेगा, तो ये जो काम करने का जो विभाजन है इसके साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। श्रमिक कौन होते हैं? जो श्रम करते हैं। किसान खेती में काम करते हैं, जो मोची होते हैं वो जूते बनाने का काम करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह के काम करते हैं, और वो जो भी श्रमिक है उनका भी विभाजन किया गया है। और यही आपत्ति है, किसने कहा? ये अंबेडकर जी ने कहा। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। अब लेखक ये कहते हैं कि हालांकि जो श्रम विभाजन है, जो काम है, उन कामों का जो डिवाइड किया गया है, निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। यानी कि एक सभ्य समाज में हर एक काम का विभाजन ज़रूरी है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था, लेकिन किसी भी सभ्य समाज में जो श्रम विभाजन होती है, जो मेहनत का विभाजन है, जो काम का विभाजन है, उसकी जो व्यवस्था है श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। यानी कि जो काम करने वाले हैं उन्हें अलग अलग वर्गों में अस्वाभाविक, यानी कि ऐसा जिसे ना माना जाए, अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। लेखक ये कहते हैं कि भले ही श्रम विभाजन, जो काम का विभाजन है, आज के समाज की ज़रूरत है, लेकिन जो आज का सभ्य समाज है, एक सभ्य समाज में कामों का विभाजन करने की जो व्यवस्था है, उससे काम करने वाले लोगों को अलग अलग वर्गों में उनका विभाजन नहीं करती है। अस्वाभाविक श्रमिकों का अलग अलग वर्गों में विभाजन नहीं करती है। भारत की जाति प्रथा की ओर विशेषता ये है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। भीमराव अंबेडकर ये कहते हैं कि भारत में जो जाति प्रथा है, किसी को नीचा समझा जाता है, किसी को ऊंचा समझा जाता है, तो भारत में जो जाति प्रथा है इसकी एक और विशेषता ये है। पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता ये है कि वो विभाजन करती है। जो श्रम विभाजन की व्यवस्था के अनुसार वो श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में विभाजन करती है। और भीमराव अंबेडकर ने ये कहा कि इसकी एक और विशेषता ये है कि ये श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि वो श्रमिकों को अलग अलग जाति में ही नहीं बांटती, बल्कि जो अलग किए गए वर्ग होते हैं, अलग अलग जो वर्ग बना दिए गए हैं, उनको एक दूसरे के मुकाबले ऊंच नीच भी करार देती है। यानी कि कोई जाति नीची होगी, कोई जाति ऊंची होगी। काम के अकॉर्डिंग भी जातियां बना दी गई हैं, और काम के अकॉर्डिंग जब जातियां बना दी गई तो उन्हें ऊंच नीच भी बना दिया गया, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता, और जो कि पूरे वर्ल्ड में अगर देखें तो दुनिया के किसी भी हिस्से में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। किसी भी लोगों को ऊंच नीच करार नहीं दिया जाता है, किसी भी लोगों को श्रम के विभाजन के अकॉर्डिंग ऊंचा नीचा नहीं बताया जाता है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है,
लेखक ये कहते हैं कि जाति प्रथा को, जो जाति प्रथा है, जो परंपरा है, जाति प्रथा जो है, अगर उसे श्रम विभाजन मान लिया जाए, यानी काम का विभाजन अगर मान लिया जाए, तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य नहीं चाहता, क्योंकि मनुष्य की जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है, वो बदलती रहती है। किसी को किसान बनना पसंद है, फिर बाद में वो सोचता है कि नहीं मुझे प्रोफेसर बनना है। अगर कोई कुछ और काम कर रहा है तो वो सोचता है कि मेरे पापा ये काम करते हैं तो मुझे कुछ और बनना है। तो लेखक क्या कहते हैं कि जो भी जाति प्रथा है, अगर वो श्रम विभाजन मान लिया जाए तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मनुष्य की इंटरेस्ट पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए ये आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वो अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सकें। भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि एक व्यक्ति को कुशल बनाने के लिए और एक कुशल व्यक्ति को या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए, यानी कि ऐसा समाज जो सक्षम है, जो श्रमिक है, जो काम करता है, ऐसे समाज का निर्माण करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें, यानी कि उनकी जो एबिलिटी है उनको इस हद तक उनका विकास करें, उनका डेवलपमेंट करें, जिससे वो अपना पेशा, यानी कि जिससे वो अपना ऑक्यूपेशन या काम का चुनाव खुद कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत ये है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। भीमराव अंबेडकर यही कहते हैं कि जो जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत है कि मनुष्य के अंदर क्या कैपेसिटी है, मनुष्य की क्या एबिलिटी है, मनुष्य किस तरह का स्किल में वो ट्रेनिंग ले सकता है, अथवा उसका निजी विचार को जाने बिना मनुष्य किस तरह का स्किल डेवलप कर सकता है, या फिर उसकी जो निजी क्षमता क्या है उसका विचार के बिना दूसरे ही दृष्टिकोण से, यानी कि माता पिता का जाति क्या है, वो क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही गर्भधारण से पहले ही ये डिसाइड कर दिया जाता है कि बच्चे को क्या करना है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। लेखक कहते हैं कि जो जाति प्रथा है वो किसी भी ऑक्यूपेशन का निर्धारण पहले से ही ये नहीं करती कि वो दोषपूर्ण है, बल्कि इसके अलावा मनुष्य को ज़िंदगी भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वो भूखों मर जाए, भले ही जो ऑक्यूपेशन है वो अनुपयुक्त हो उस मनुष्य के लिए, वो अपर्याप्त हो उस मनुष्य के लिए, यानी कि इतना ना उनसे इनकम हो जिससे कि वो अपने फैमिली को अच्छी तरह से खर्च उठा सके, भले ही वो उसके लिए अपर्याप्त हो, भले ही वो उस काम को ना करे, लेकिन वो भले ही भूखों मर जाए, लेकिन जो जाति प्रथा है वो मनुष्य को जिंदगी भर उसी पेशे में बांध देती है। आधुनिक युग में ये स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया वो तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, और जो आज का मॉडर्न ज़माना है उसमें ये जो सिचुएशन है वो हमेशा आती है। क्यों आती है? क्योंकि जो उद्योग धंधों की प्रक्रिया है और तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, उसमें लगातार विकास होता रहता है और कभी कभी उसमें अचानक ही परिवर्तन हो जाते हैं, और इस तरह से ये जो सिचुएशन है जाति प्रथा का, ये आजकल के उद्योग और टेक्नोलॉजी में आती रहती है। और इसलिए ये जो जाति प्रथा है वो आजकल आधुनिक युग में भी, यानी मॉडर्न ज़माने में भी, ये जाति प्रथा की स्थिति प्रायः आती है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। लेखक ये कहते हैं कि
चूँकि आजकल ज़माने में जो मॉडर्न ज़माना है उसमें उद्योग धंधे हैं, टेक्नोलॉजी है, इससे जो होता है कि कुछ हमेशा निरंतर विकास होते रहते हैं और उसमें अकस्मात परिवर्तन भी होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो इंसान है वो अपना पेशा बदलने की ज़रूरत उन्हें पड़ सकती है। और अगर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, यानी कि वो जो इंसान है उसके पास ऐसा सिचुएशन है कि वो अपने पेशा को बदल सकता है, लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियों में भी अगर मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो, मनुष्य को अपना ऑक्यूपेशन बदलने की आज़ादी ना हो, तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। यानी कि ऐसा इंसान जिसको जाति प्रथा के नाम पर ये बताया गया है कि तुम इस जाति के हो और तुमको यही काम करना है, तुमको दूसरा काम नहीं करना। लेकिन मॉडर्न युग में जिस तरह से डेवलपमेंट होती है, एक मनुष्य अपना पेशा बदल सकता है और जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ही है, लेकिन फिर भी उसको ये आज़ादी नहीं है कि वो अपना ऑक्यूपेशन बदले, वो अपना पेशा बदले। तो ऐसे मनुष्य को भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। यानी उसके पास काम ही नहीं रहेगा, काम नहीं रहेगा तो इनकम नहीं होगी। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। लेखक कहते हैं कि जो हिंदू धर्म है उसमें जाति प्रथा है और जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा यानी ऐसा ऑक्यूपेशन चुनने की अनुमति नहीं देती है, ऐसा ऑक्यूपेशन चुनने की परमिशन नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो। यानी कि उसके जो पिता हैं, उनके जो दादा हैं, अगर वो ऐसा पेशा नहीं करते थे, कोई भी ऐसा ऑक्यूपेशन, कोई भी ऐसा पेशा जो एक मनुष्य करना चाहता है, लेकिन अगर उसके पिता, उसके दादा वो काम नहीं करते थे, वो ऑक्यूपेशन उनका नहीं था, तो उनको हिंदू धर्म में जाति प्रथा उन्हें परमिशन नहीं देती है कि आपको नया कोई पेशा करना है, बल्कि वो ये कहते हैं कि जो काम आपके पिता और दादाजी किया करते थे आपको वही काम करना है, भले ही वो उसमें पारंगत हो। लेखक कहते हैं कि भले ही वो मनुष्य उस काम में जिसमें उसकी रुचि है, जिसमें उसकी इंटरेस्ट है, भले ही वो उसमें उसका कमांड हो, भले ही वो उसमें अच्छी तरह से निपुण हो, लेकिन फिर भी लेखक कहते हैं कि हिंदू धर्म में जाति प्रथा उस मनुष्य को अपने इच्छा के अकॉर्डिंग ऑक्यूपेशन चुनने की परमिशन नहीं देता। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। लेखक कहते हैं कि इस प्रकार ऑक्यूपेशन के बदलने की अनुमति ना देकर, परमिशन ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। यानी कि भारत में बेरोजगारी क्यों है? भारत में बेरोजगारी क्यों बनी हुई है? क्योंकि हर एक मनुष्य को अपना ऑक्यूपेशन चेंज करने की परमिशन नहीं है। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि जाति प्रथा भारत में है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। और इस तरह से लेखक कहते हैं कि हम देखते हैं कि जो श्रम विभाजन है, जो काम का विभाजन है, इसकी दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। यानी कि जाति प्रथा में कई सारे दोष हैं। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता और जो जाति प्रथा का जो श्रम विभाजन है वो मनुष्य की इच्छा पर, खुद से चाह कर काम करने पर डिपेंड नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। लेखक कहते हैं कि जाति प्रथा में मनुष्य पर्सनली उसका क्या भावना है, उसकी क्या इमोशन है, वो खुद में किस तरह का इंटरेस्ट रखता है, किस तरह की उसकी रुचि है, किस तरह का उसका व्यक्तिगत रुचि है, इस तरह इसमें यानी कि जाति प्रथा में कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। जाति प्रथा में किसका स्थान अथवा महत्व नहीं रहता? मनुष्य की व्यक्तिगत भावना, उसकी पर्सनल इमोशन, उसकी इंटरेस्ट, जाति प्रथा में कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। पूर्व लेख ही इसका आधार है। और लेखक कहते हैं कि जो पहले लिखा हुआ लेख है
इसका आधार है। इस आधार पर हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। लेखक ये कहते हैं कि इस आधार पर कि जो जाति प्रथा है उसमें दोष होते हैं और इस दोष की वजह से जो इंसान है, जो मनुष्य है, वो अपने रुचि के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो किसी भी तरह का दूसरा ऑक्यूपेशन नहीं कर सकता क्योंकि उसे परमिशन नहीं होती है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं, हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में, आज की जो डेवलपमेंट कंट्री में भी जो उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं जितनी ये कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को, यानी कि कुछ ऐसे काम हैं जो निर्धारित कर दिए गए हैं कि आपके पिताजी, आपके दादा ये काम करते थे, आपको भी ये काम करना पड़ेगा, तो ये काम निर्धारित कर दिया गया है। जो बहुत से लोग हैं निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ, यानी कि उन लोगों का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, उन ऐसे लोग जिनका इंटरेस्ट नहीं होता है ऐसे कामों में जिसे वो नहीं करना चाहते, जो उनके पिता, उनके दादाजी किया करते थे, उन्हें सिर्फ ये काम अरुचि के साथ करना पड़ता है। क्यों करते हैं? वो विवशतावश करते हैं, वो मजबूरी में करते हैं, वो जानते हैं कि उन्हें दूसरा ऑक्यूपेशन करने को नहीं मिलेगा, वो जानते हैं कि उन्हें दूसरा काम करने को नहीं मिलेगा और जब वो काम नहीं करेंगे तो वो गरीब रहेंगे, उनके पास इनकम कहाँ से आएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि वो दूसरा ऑक्यूपेशन करे, लेकिन उसे जाति प्रथा उसे ये परमिशन नहीं देती है और इसलिए जो पहले से ही निर्धारित है कि आपके पिताजी, आपके दादाजी ये काम करते थे तो आपको भी ये काम करना है, ये काम निर्धारित कर दी गई है, इसलिए जाति बना दी गई है। इसके वजह से जो लोग हैं वो विवशता वश करते हैं, यानी मजबूरी में करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे मनुष्य जो मजबूरी में काम करते हैं, ऐसे सिचुएशन में स्वभावतः जो मनुष्य होते हैं उनको दुर्भावना से ग्रस्त, यानी कि उनके मन में दुर्भावना होती है, ऐसे लोगों के दिल में दुर्भावना से ग्रस्त रहकर वो लोग काम करते हैं और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का ना दिल लगता हो ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। लेखक कहते हैं कि ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में जहाँ काम करने वालों का दिल ना लगता हो, यानी कि लोग जिन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है वो काम करने का, उनका दिल ना लगता हो और ना ही उनका दिमाग लगता हो, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः ये निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। लेखक कहते हैं कि अतः ये बिना विवाद के ही ये सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी हानिकारक कौन सी प्रथा है? जाति प्रथा है, क्योंकि ये मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। जाति प्रथा हानिकारक प्रथा क्यों है? क्योंकि ये मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि, यानी कि जो इंसान है जो खुद में ये चाहता है कि उसे क्या करना है, किस तरह का ऑक्यूपेशन अपनाना है, वो आत्मशक्ति को दबाकर किसी भी मनुष्य के सेल्फ जो कंट्रोल है, जो आत्मशक्ति है, उसको दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में, यानी कि ऐसे नियमों में जिसमें दोष है, ऐसे नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देता है। वो अपनी जाति में इस तरह से इन्वॉल्व है कि उनकी जो जाति है वो उन्हें परमिशन ही नहीं देती है कि वो दूसरा ऑक्यूपेशन करे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।